अब वापस चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान का जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है, आज उसको 11 दिन मुकम्मल हो चुके और कल उसको 12वां दिन है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मसले के हल के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे, जबकि इक़दामात किए जा सकते हैं। और अगर इस हवाले से एक संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाए तो इस मसले का हल होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई नामुमकिन सी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें आसमान से जो वो तारे तोड़ के लाने हैं, ऐसा नहीं है। हर मसले का हल होता है और अगर हम चाहें संजीदगी के साथ तो इस मसले को हल कर सकते हैं। अफसोस है, इंतहाई अफसोस की बात है कि पिछले 11 दिनों से माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े, मर्द सब एक बेयार मददगार सड़कों पे पड़े हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि वफाक तो दूर की बात है, वहाँ की सूबाई हुकूमत भी उनसे जो है वो उनके मसाइल पूछने तक या उनकी दिलजोई करने के लिए या उनकी अश्क शोई के लिए उनके पास नहीं जा रही। नाज़रीन, बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगियों का जो मसला है वो एक मसले से अब एक अलमिए का जो है वो शक्ल अख्तियार कर चुका है और इसकी शक्ल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस लम्हे होना तो ये चाहिए कि जो रियासत को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए और एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए। उस ट्रुथ कमीशन में जितने भी बलोच रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, उनको इंगेज किया जाए, उनके मसाइल सुने जाएं। हम शुरू से शुरू करें कि आखिर ये मसला शुरू कहाँ से हुआ था, आखिर वो कौन सी वजूहात थी कि जो बलोच कबाइल के सरदार थे या जो बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, अपने घरों को, अपने अहल खाना को सबको छोड़ छाड़ के उन्होंने जाके पहाड़ों के दामन में पनाह ली। और आज एक ये जो मामला है आज एक भयानक शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ तक कि वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ये हमारी ही कमज़ोरी है कि आज दूसरे यानी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो बलूचिस्तान की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम इस मसले को हल कर लें तो कोई भी हमारा दुश्मन जो है वो इस मसले की आड़ में हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता। तो नाज़रीन, मसला ये है कि एक संजीदगी अख्तियार की जानी चाहिए और एक संजीदा तरीके से इसके जो TORs हैं वो फाइनल किए जाएं और एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए जो इस मसले को सुने, देखे, समझे और फिर उसका हल निकाले, ताकि बलूचिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है वो एक महफूज बॉर्डर बन जाए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एहतजाज चल रहा है, इसके चंद हक़ाइक़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे प्रोग्राम की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान का जो मसला था वो एक अलमिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये अलमिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी ये जो मामला है, इस मामले को हल करने के हवाले से ना तो जो है वो रियासत संजीदा है। अगर कोई इस मसले को हल करने की कोशिश करता भी है तो उसको भी ताला लगा दिया जाता है। इस वक्त जो वहाँ जो ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं जिनको आज 11 दिन हो चुके हैं और आज 12वीं रात है और कल 12वां दिन होगा, आखिर इनका मसला है क्या? ये क्या चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या ये भी सुनने की किसी में तौफीक नहीं है? क्या वो जो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को इस कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं? वो अपने बच्चों को, अगर उनका कोई जुर्म है तो इस मुल्क में एक अदलिया है, एक अदालती निज़ाम है, एक आइन है, एक पार्लिमान है और सब कुछ है, तो वो अपने बच्चों को उनके हवाले, अपने प्यारों को उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई गुनाह तो बता दिया जाए। उनकी फैमिली की तरफ से मैं अपील करती हूँ कि अगर
का कोई जुर्म नहीं है, जुर्म तो किसी का भी नहीं होता, अगर है तो आपके आप डालते हैं, आपके कवानीन है, आपका कानून है, जेलें हैं, आप उसमें डालें, आप उसका थ्रू प्रोसेस जो है उसको ट्रायल करें। हम इस पर एक सवाल भी नहीं उठाएंगे, लेकिन इस तरह जबरी गुमशुदा करना और उसके बाद लाशें फेंक देना, ये एक इंसानी अलमिया है और ये एक जुर्म है इंसानी हुकूक की तरफ, हुकूक पे। तो मेरा ये कहना है कि दरख्वास्त है, अब भी दरख्वास्त हम करते हैं, पुरअमन अपील करते हैं कि जो है ग़ुलाम जिलानी को जो है बाजियाब किया जाए और उसकी फैमिलीज़ को जो है ये इस दर्द और तकलीफ से जो है निजात दिलाई जाए। ये कोई मसला नहीं है कि मतलब जिस पर भी आपको शक हो या अगर वो किसी जुर्म में मुलविस हो भी और न भी हो और उसको जबरी तौर पर उठा लिया जाए, ये इंतहाई तशवीश की बात होती है। न सिर्फ तशवीश की बल्कि फिर आइन में जो आइन के जो आर्टिकल इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो आर्टिकल है उसमें जो इंसानी हकूक़ को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है वो भी बेमाने और बेवक़्त सा रह जाता है। 3 शौहर अपनी ड्यूटी पर गए और वो वापस नहीं आए, वो मुझे वापस नहीं मिले और अब 2 माह होने को हैं और मैं उनकी तलाश में पाकिस्तान की हर गली हर मोहल्ले में फिर रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। मेरे शौहर प्रोफेसर डॉक्टर उमर अब्बाब खान ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप में MBBS मुकम्मल किया और अब गुज़श्ता 22 ईयर्स से रिफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, वाइस प्रिंसिपल क्लिनिकल और डायरेक्टर जनरल के 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से काम कर रहे हैं। 30 इयर्स जिस इंसान ने इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी सारी जवानी खपा दी, उस शख्स ने 2005 का ज़ल्ज़ला हो या कोविड-19 अपनी जान की परवाह न करके उन्होंने हर खतरे को मोल लेके अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए खिदमत का अंजाम दी। आज वही शख्स पाकिस्तान की सड़कों से, पाकिस्तान की गलियों से लापता हो गया। किधर चला गया, कहाँ जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हमारे प्यारे कहाँ हैं? हमें किसी सूरत भी जबरी गुमशुदगी मंजूर नहीं, हम इंसाफ चाहते हैं। इस वक्त बहुत सारे कमीशन बने, सारे कमीशन नाकाम रहे। बहुत सारे कमीशन बने, वो कमीशन तो इस हद तक उनकी बेबसी और लाचारी का आलम था कि वो रिपोर्ट तक मुरतब न कर सके। किसी कमीशन को 11 साल हो गए, आज जब अदालत उनसे रिपोर्ट तलब करती है तो वो रिपोर्ट नहीं दे सकते। और इस वक्त क्या कह सकते हैं, होना तो ये चाहिए इस वक्त कि एक ऐसा ट्रुथ कमीशन बनाया जाए जो उस वक्त से इस मसले को शुरू करे जहाँ से ये मसला शुरू हुआ है। मतलब आखिर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, आखिर कहीं से तो मसले को ढूंढना पड़ेगा। उस मसले की जड़ ढूंढनी चाहिए हमें। जड़ ढूंढे बगैर उसके बाद अगर इस रियासत का कोई कसूर है, अगर इसमें रियासत की कोई कोताही है, कोई कमी है, और अगर रियासत ने जबरी तौर पर जो बलोच कबाइल के सरदार और जो बलोच कबाइल के लोग हैं उनको पहाड़ों के दामन में पनाह लेने पे मजबूर किया, तो आखिर वो वजूहात क्या थीं? वो कौन से असबाब थे? वो कौन से वादे थे जो इनसे किए गए जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं किया जा सका? वो कौन से मसाइल थे जिनके हल पर रियासत ने कभी तवज्जो नहीं दी? हमारे भाइयों को सालों से अस्पताल में रखकर उनकी मतलबशुदा लाश फेंक कर फिर हमें यहाँ पे गाली देते हैं, खुद हंसते हैं। शर्म नहीं आती पुलिस वालों को? इनके दिनों में दिल नहीं बदतर है, ये इंसान नहीं है, हैवान से भी बदतर है। पता नहीं कहाँ से पैदा हुए, कौन से माँ ने इनको जन्म दिया है कि इनके दिनों में दिल नहीं है। हमारे प्यारों को सालों साल अजियत खानों में रखकर फिर उनकी मतलबशुदा लाश फेंकते हैं। जब हम अपने हक के लिए एहतजाज, हर शहरी का हक है, जब हम एहतजाज के लिए निकलते हैं तो ये हमारे जवानों, हमारे बच्चों को मारते हैं, चेलिंग करते हैं। हमारे भाइयों की तस्वीरें तक इन्होंने फाड़ दी। हमारे भाइयों की तस्वीरों से ये भी डरते हैं, जो तस्वीरें सालों से हमारे लिए उम्मीद बनी हुई है, जो तस्वीरों। रियासत को एक चीज़ हमेशा के लिए जहन में रख लेनी चाहिए कि जबर और गोली कभी मसले का हल नहीं होता। मसले का हल मुज़ाकरात में है, ना जबर में है ना गोली में है। अगर इस मसले के हल में संजीदगी है किसी भी फरीक की, तो इसके लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें एक मुज़ाकरात की जो है वो जो एक मुज़ाकरात की फ़िज़ा पैदा की जाए। नाज़रीन, जिन हक़ाइक़ को मैं देख चुका हूँ और जिन हक़ाइक़ को मैं सुन चुका हूँ
اگر ان کو میں جوں کا توں لفظوں میں بیان کروں تو پھر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری ریاست نے کبھی بلوچوں کو یا جو بلوچ قبائل تھے، کچھ قبائل ایسے بھی تھے یا جو بلوچ سردار تھے، ان کو علیحدگی پسند قرار دے کر ان کو شروع سے اپنا مانا ہی نہیں، یعنی ان کو شروع سے ہی اپنے سینے سے لگایا ہی نہیں، جس کی وجہ سے کل جو ایک پودا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ناظرین، آج جب میں بلوچ خواتین کے، بلوچ بچوں کے، بلوچ ماؤں کے جو وہاں بے سر و سامانی کی حالت میں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیفیتوں کو، ان کے درد کو، ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر پارلیمان اور اگر عدالتیں اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اس اہم ترین مسئلے کو حل نہیں کروا سکتی تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کو تالا لگا دیا جائے، قلم کو رکھ دیا جائے، منصف گھر چلے جائیں، اور جو پارلیمنٹیرینز خود کو کہتے ہیں، جو خود کو قانون ساز کہتے ہیں، جو قانون سازی کے لیے پارلیمان میں جاتے ہیں، جو عوام کی آواز بن کے جاتے ہیں، تو یہاں پر ان کی آواز کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ کیوں ان کی زبان نہیں ہلتی؟ کیوں وہ بول نہیں پاتے کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ آخر کیوں نہیں جو ہے وہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جاتا؟ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پر میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ریاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ میں تو یہاں تک بھی کہہ گزروں گا کہ ریاست کو چلانے والوں کے نہ جذبات ہوتے ہیں نہ احساسات ہوتے ہیں، شاید ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی کہ کسی کا درد، کسی کی اذیت، کسی کی تکلیف دیکھ کر شاید نم ہو جائیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ ریاست کی کنڈیشن کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو اس وقت ہماری جو ریاست ہے وہ ایک ایسی بنجر زمین کی طرح ہے جو جہاں نہ ہریالی ہو سکتی ہے نہ فصل لہلہا سکتے ہیں، اور ایک ایسے سوکھے پیڑ کی مانند ہے جو نہ ہمیں سایہ دے سکتا ہے، جو نہ پھل دے سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں متعدد پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ریاست کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایک طرف ہماری ایسی کیوں ہے جو بہت کمزور ہے اور جہاں سے دشمن ہماری پیٹھ پہ وار کرتا ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کو حل اب اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی، ہماری عوام کی بیداری نے عدلیہ کو جو ہے وہ ایک بالکل بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، کل تک جس عدلیہ کے فیصلے منوان تسلیم کیے جاتے تھے، آج عدلیہ کے معاملات پر ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں، تو ناظرین اس پر بھی اب کھل کے ہمیں بات کر لینی چاہیے اور حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو تسلیم کر لینا چاہیے، تاکہ ایک ماں کو اس کا بیٹا مل سکے، تاکہ ایک بیٹی کو اس کا باپ مل سکے۔ مجھے میرا ابو واپس چاہیے، تاکہ ایک بلکتے ہوئے بچے کو اپنا باپ کا سایہ مل سکے، ایک کمزور اور بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کا سہارا مل سکے۔ اس طرح نہیں ہوگا ناظرین کہ جس طرح چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بول رہی ہیں اپنے دکھ اور اپنے درد بیان کر رہی ہیں، درد بھی ایسے کہ جن کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ ان تصویروں کو جن ہاتھوں نے اٹھا رکھا ہے، جنہوں نے سینوں سے لگا رکھا ہے، یہ تصویریں ان کا بھی درد بیان کر رہی ہیں، اور یہ تصویریں ہمارا بھی درد بیان کر رہی ہیں۔ درد انتظار کا، درد انتظار کے چبھتے کانٹوں کا، درد ایک ماں کا، ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، ایک بیوی کا، ایک باپ کا، ایک بھائی کا، کہ جن کی امیدیں محض یہ تصویریں ہیں۔ وہ امید جو دیواروں سے لٹک کے رہ گئی ہے، وہ امیدیں جو اس حقیقت سے بھی انجان ہیں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں بھی کہ نہیں۔ ایک امید انصاف کی دیوی سے کہ جس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے، ایک امید اس زبان سے کہ جس نے کبھی سچ بولنا ہے، ایک امید کہ منصف کے اس قلم سے کہ جس نے کبھی حقیقت لکھنی ہے، امید مصنف کی اس تحریر سے کہ جس نے سچ بیان کرنا ہے، امید اس ریاست سے کہ جو ماں ہوتی ہے اور ماں کے سینے میں انتہائی نازک اور نرم اور شفیق دل ہوتا ہے، ممتا سے بھرا ہوا۔ ناظرین، اس درد کا کوئی تو کنارہ ہوگا، اس درد کی کوئی تو انتہا ہوگی، اس درد کا کہیں تو اختتام ہوگا۔
आखिर ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे, ये बेटे, ये बेटियां, ये माएँ, ये बहनें यूं ही भटकती रहेंगी, हाकिमों के दरवाज़ों पे दस्तक देती रहेंगी कि कोई तो सुने, कोई तो उनकी फरियाद सुने, कोई तो उनकी पुकार सुने। हर बार उनकी सदाएं, उनकी चीखें, उनकी पुकारें ईवानों से टकरा कर नाउम्मीद वापस लौटती हैं। कभी ऐसा ना हो कि ये उम्मीदें उस आसमान से जाके टकराएं और फिर वहाँ एक अर्श है वो हिल जाए। उस पल से, उस घड़ी से पहले ही इनको इंसाफ दिया जाए, ऐसा इंसाफ कि जो दिखे, जो नज़र आए। लेकिन इस वक्त जिस तरह चल रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इदारों के लिए, ठीक नहीं है रियासत के लिए, ठीक नहीं है पार्लिमान के लिए, ठीक नहीं है इंसाफ के इदारों के लिए, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए ठीक नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ और जो पार्लिमान के दरवाज़े हैं वो भी खुल जाएँ और एक गवर्नर और एक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं उनको भी अपने दरवाज़े खोल देने चाहिए और आके इनके साथ बैठ जाना चाहिए, इनके दुख पूछने चाहिए, इनके मसले का हल किया जाना चाहिए। उनके मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। अगर आप अपने अवाम के मसले का हल सुनने के अहल नहीं हैं, समझने के अहल नहीं हैं, तो फिर आप इस अहल भी नहीं हैं कि आपको इन ईवानों में, इन इक़्तिदार की कुर्सियों पर जो बिठा दिया जाए। आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।